हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल कंटेंट। जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं सुरेंद्र की सिसरली की बुक की हिंदी में ट्रांसलेशन, और अध्याय 1 हमारा जो है वो हमारा डिस्कशन का चैप्टर है और ये इसका पार्ट 4 है। ये इसका लास्ट पार्ट है और इसमें हम कुछ रिसर्च से रिलेटेड कंसेप्ट्स या मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड्स। डिस्क्रिप्टिव मेथड्स के अंदर आने वाले कुछ मेथड्स को हम इसमें जान लेते हैं इन ब्रीफ में। अदरवाइज जब हम किसी स्टैट और रिसर्च की बुक को पढ़ेंगे तो हम इनको डिटेल्स में जानेंगे। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जैसे कि इसके नाम से ही पता होता है, प्राकृतिक अवलोकन, यानी कि जो प्रकृति में ही जिस व्यवहार का अवलोकन किया जाए वो प्राकृतिक अवलोकन हो गया हमारा। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे अच्छा तरीका किसी लोगों के या जानवरों के व्यवहार को देखने का ये है कि हम सामान्य वातावरण में उनको व्यवहार को देखें। इससे शोधकर्ताओं को एक यथार्थवादी तस्वीर प्राप्त करने की अनुमति मिलती है और व्यवहार कैसे होता है इसकी उनको जानकारी मिलती है। कई मामलों में जिनमें लोगों को या जानवर को या जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनको पता होता है कि वो देखे जा रहे हैं, तो वो सामान्य रूप से अपने व्यवहार को नहीं करेंगे और अपने व्यवहार में एक कृत्रिम रूप ले आएंगे या व्यवहार को जानबूझ के उस तरह का करने लगेंगे जैसा कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटर वो चाह रहा है। तो इस तरह के बायस को हम बोल देते हैं पर्यवेक्षक प्रभाव या ऑब्जर्वर इफेक्ट। उसके बाद ऑब्जर्वेशन का ही एक जो पार्ट है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का ही, वो है पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन, जिसमें कि जो हमारा पर्यवेक्षक है या जो हमारा एक्सपेरिमेंटर है वो समूहों के बीच में ही जाके किसी को ना बताते हुए कि वो उनका अवलोकन कर रहा है अध्ययन करना शुरू कर देता है, यानी कि वो खुद उनका ही हिस्सा बन के अपना अध्ययन करना जारी रखता है। और इससे क्या होता है कि पर्यवेक्षक पूर्वाग्रह से बचने का एक तरीका क्या है कि अंधे पर्यवेक्षक या ब्लाइंड ऑब्जर्व का उपयोग करना, यानी कि जो लोग जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं उनको ना पता हो कि हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद आता है लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। ये भी ऑब्जर्वेशन का ही एक पार्ट है और इसमें क्या होता है कि हम प्रयोगशाला का प्रयोग करते हैं और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको उपकरणों के साथ उसकी संख्या पहले से निर्धारित करके, उसकी उम्र को नियंत्रित करके और जो जैसे भी प्रयोगशाला के अंदर होता है उस तरह से उसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका कुछ नुकसान होता है, जिसके परिणाम ये होता है, इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो ये होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो नेचुरल व्यवहार नहीं कर पाता है और वो कृत्रिम व्यवहार करना शुरू कर सकता है। इस पद्धति का मुख्य लाभ ये है कि जो हमारे नियंत्रण की डिग्री यानी कि डिग्री ऑफ कंट्रोल है वो पर्यवेक्षक के हाथ में होती है, यानी कि वो अपने हिसाब से जो उसका ऑब्जर्वेशन है उसको ढाल सकता है। प्राकृतिक और प्रयोगात्मक अवलोकन दोनों में हम क्या करते हैं कि परिकल्पनाओं का गठन करते हैं और बाद में उनका हम परीक्षण करते हैं, यानी कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन है या नेचुरलाइजेशन सिचुएशन है उसमें हम दोनों में ही हम अपनी हाइपोथेसिस या परिकल्पना को बनाते हैं और उसका परीक्षण करते हैं। उसके बाद जो है एक डिस्क्रिप्टिव मेथड का अदर टाइप है, वो है हमारा केस स्टडीज़। केस स्टडी क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति का हम विस्तार से इसमें अध्ययन करते हैं, यानी हम किसी व्यक्ति या किसी समूह को ले लेते हैं और उसी के बारे में हम उसके वर्तमान का, उसके भूतकाल का, उसके बारे में हर चीज़ का पता लगाते हैं और उसका ही हम गहन अध्ययन करते हैं। इसका क्या लाभ क्या है केस स्टडी का? सबसे ज़्यादा कि इसके द्वारा प्रदान की गई जो जानकारी होती है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत होती है और वो बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है। उसका नुकसान ये होता है कि इस तरह की जो अध्ययन होते हैं हम अन्य लोगों के ऊपर उनके परिणाम को लागू नहीं कर सकते हैं, यानी कि हमने एक व्यक्ति का अध्ययन किया तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि पूरे के पूरे मानव जाति के ऊपर हम उसको अप्लाई कर दें, वो सिर्फ किसी एक के लिए ही होता है। इस पद्धति की एक और कमजोरी यह है कि केस स्टडी विस्तृत अवलोकन का एक रूप है और केस स्टडी से करने वाले व्यक्ति की ओर से पूर्वाग्रह हो जाते हैं, यानी कि जो पर्यवेक्षक पूर्वाग्रह प्राकृतिकवादी या प्रयोगशाला अवलोकन में हो सकता है वो केस स्टडी में भी हो सकता है कि जो हमारा पर्यवेक्षक है और जो हमारा ऑब्जर्वर है वो हम अपने व्यवहार को छुपा लेता है, कृत्रिम बना देता है और हमको सही जानकारी नहीं मिल पाती है इस वजह से क्योंकि उसको पता चल जाता है कि उसका अध्ययन किया जा रहा है। उसके बाद आता है सर्वे। सर्वे क्या होता है कि इसमें हम कुछ प्रश्नों की एक श्रृंखला रख देते हैं और उनसे पूछते हैं जो भी जिनको भी हम अपना सर्वे कर रहे हैं, या फिर सर्वेक्षण में हम टेलीफोन से, इंटरनेट पर या प्रश्नावली के रूप में व्यक्तियों का सर्वेक्षण कर सकते हैं, यानी कि सर्वेक्षण जो होता है एक बहुत ही व्यापक तौर पर अध्ययन होता है और इससे हम निजी सूचनाओं को भी प्राप्त कर सकते हैं या किसी भी तरह का हम सर्वेक्षण कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सर्वे में 2 तरह के हम सैंपल का चयन करते हैं, एक तो होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा होता है हमारा पॉपुलेशन।
सिलेक्शन। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में हम क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से हम अपने विषयों का चयन कर लेते हैं यादृच्छिक तरीके से या बेतरतीब ढंग से, या जिसको हम बोल सकते हैं रैंडमली हम अपने सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं और उनके ऊपर इसको अप्लाई कर देते हैं। दूसरा होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में को हम किसको कहते हैं कि जितने भी हमारे पास जनसंख्या है हम उन सब के ऊपर अपनी स्टडी को करें। लोग हमेशा इसमें क्या होता है, सर्वेक्षण के कुछ नुकसान बताए गए हैं कि शोधकर्ता से सटीक जानकारी लोग नहीं देते हैं। कुछ लोग जानबूझकर ऐसे उत्तर दे देते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी वास्तविक राय के बजाय जो उनकी जो कृत्रिम राय है, जो उनके झूठे जवाब हैं, वो समाज के लिए अधिक सही हैं। और इसलिए भी वह ऐसा कर सकते हैं कि कोई नाराज न हो उनके जवाब से। और इस एक प्रक्रिया में सिस्टम इस तरह से, अगर इस तरह की प्रोसेस को वो अपना रहे हैं, इस वजह से झूठे जवाब को दे रहे हैं कि कौन सा नाराज ना हो, सामाजिक हित के लिए वो झूठे जवाब दे रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम शिष्टाचार पूर्वाग्रह कहते हैं। उसके बाद आता है कोरिलेशन। कोरिलेशन को हम शॉर्ट में कह सकते हैं फाइंडिंग रिलेशनशिप, यानी कि संबंधों को जानना या प्राप्त करना। सह संबंध दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध का एक माप है। और चर, क्योंकि यहाँ पे चर का यूज़ किया गया है, तो चर यानी कि वेरिएबल वो चीज़ है जो कि चेंज हो सकती है या जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। सह संबंध गुणांक दो चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। एक तो जो हमारे रिलेशन की दिशा है उसका, और जो रिलेशन की पावर है, यानी कि ये डायरेक्शन और स्ट्रेंथ, दिशा और ताकत, दो चीज़ों का उपयोग करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। सहसंबंध गुणांक यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम छोटे r के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसके संदर्भ में हम सूत्रों से प्राप्त संख्या शोधकर्ताओं की हम सूत्र के अंदर जो संख्याएं हैं उनको डालते हैं, और जो हमारा मान प्राप्त होता है वो या तो सकारात्मक हो संख्या हो सकता है या नकारात्मक संख्या हो सकता है। यानी कि जो हमारा कोरिलेशन या सह संबंध है वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए गए हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन ये है। ये उसके बाद हमारा जो आता है वो मोडेस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, और इस तरह से ये दिखाया गया है इसमें कि कोई कोरिलेशन नहीं है। उसके बाद नेगेटिव परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, और उसके बाद मोडेस्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो गया है। सकारात्मक सहसंबंध होने पर दो चर एक ही दिशा में बढ़ते हैं, जैसे कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, और अगर एक घटता है तो दूसरा भी घटता है। और यदि नकारात्मक सहसंबंध होता है तो इनके रिवर्सल दोनों में रिलेशनशिप पाए जाते हैं, यानी कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। चर के बीच सहसंबंध की जो ताकत है वो संख्या से निर्धारित होती है, और ये संख्या हमेशा +1 से -1 के बीच में होगी, यानी +-1 के बीच में सहसंबंध की संख्या होगी। ये कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाती है, और ये नकारात्मक या सकारात्मक दोनों हो सकती है। उसके बाद हमारा आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट कोई भी वो है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें शोधकर्ता जानबूझकर किसी चर का हेरफेर करता है और व्यक्ति के व्यवहार का इस चर की वजह से होने वाले परिवर्तन का वो अध्ययन करता है। चर एक महत्वपूर्ण कदम है जो कि शोधकर्ता उस परिवर्तन पर फैसला करना चाहता है कि किस तरह से चर व्यक्ति के या सब्जेक्ट के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। ऑपरेशनल डेफिनेशन एक चरणों की प्रक्रियाओं का नाम है जो कि प्रयोगकर्ता को प्रयोग में चर को नियंत्रित करने या माप करने के लिए उपयोग करना चाहिए। यानी कि ऑपरेशनल डेफिनेशन ये डिफाइन करती है कि हमें अपने अध्ययन को किस तरह से करना है और हमारे चर क्या है। किसी भी चर में हेरफेर करने वाले चर का नाम स्वतंत्र चर है, और ये प्रतिभागियों से यानी कि सब्जेक्ट से स्वतंत्र होता है, लेकिन जो हमारा प्रयोग करता है ये उसके हाथ में होता है कि वो स्वतंत्र चर की मात्रा को घटा सके या बढ़ा सके। स्वतंत्र चर के हेरफेर के लिए प्रतिभागियों की जो प्रक्रिया है उस पर एक निर्भर संबंध होता है, यानी कि अगर जो हमारा जो एक्सपेरिमेंटर है वो स्वतंत्र चर में हेरफेर करेगा और इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिभागियों की प्रक्रिया है जिसका रिजल्ट आएगा और जिसको हम जानना चाह रहे हैं वो हमारा आश्रित चर होता है। उसके बाद आता है कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स। कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स वो होते हैं कि शोधकर्ता इनको नियंत्रित करना चाहता है और इनके प्रभाव भी स्वतंत्र चर की तरह से हो सकते हैं, इससे शोधकर्ता इनको नियंत्रित करना चाहता है। संपर्क चर के समूह में आने वाले समूह को
प्रयोगात्मक चर स्वतंत्र चर के समूह में आने वाले समूह को प्रयोगात्मक चर कहा जाता है। यानी कि वो समूह जिसके ऊपर स्वतंत्र चर को अप्लाई किया जा रहा है उसको हम प्रयोगात्मक समूह कहते हैं, और जिसके ऊपर हम प्रयोगात्मक स्वतंत्र चर का प्रभाव नहीं दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं नियंत्रित समूह। क्योंकि उसको नियंत्रित किया गया है इसलिए इसको हम नियंत्रित समूह कहते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ रेंडोमाइजेशन से, रेंडोमाइजेशन क्या होता है कि यादृच्छिक तरीके से किसी भी अध्ययन के लिए प्रतिभागियों का चयन करना, और ये चुनाव का सबसे ज़्यादा सटीक तरीका है या सबसे बेस्ट तरीका आप इसको बोल सकते हैं। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें रैंडम तरीके से सैंपल का चुनाव करने से हर प्रतिभागी के सैंपल में आने की संभावना बराबर होती है। दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक तो प्लेसेबो इफेक्ट होता है और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट। प्लेसेबो इफेक्ट होता है कि अध्ययन में प्रतिभागियों की अपेक्षा और पूर्वाग्रह उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लेसेबो इफेक्ट। उसके बाद जो हमारा आता है एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट में जो स्वयं प्रयोग करता है उसकी अपेक्षाएं और उसके परिणाम जो है वो भी प्रयोग को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इसको एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट या प्रयोगकर्ता प्रभाव कहा जाता है। उसके बाद कुछ स्टडीज़ है जैसे कि सिंगल एंड ब्लाइंड एंड डबल ब्लाइंड। सिंगल ब्लाइंड जो स्टडी होती है उनमें सिर्फ सब्जेक्ट को पता होता है कि वो कौन, सब्जेक्ट को नहीं पता होता है कि कौन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है, कौन जो है कंट्रोल ग्रुप में है और किस तरह से चरों का मैनिपुलेशन हो रहा है। लेकिन डबल ब्लाइंडेड स्टडी में क्या होता है कि न तो प्रतिभागियों को ही और न ही जो हमारा एक्सपेरिमेंटर है उसको पता होता है कि कौन जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का मेंबर है और कौन जो है वो कंट्रोल ग्रुप का मेंबर है। उसके बाद आता है हमारा क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव जो मेथड होता है वो होता है कि गुणों का मापन करना, ना कि मात्रा का मापन करना। ये अनुसंधान के एक प्राकृतिक विज्ञान मॉडल के पक्ष में विज्ञान की प्रत्यक्षवादी धारणा को चुनौती देते हुए गुणात्मक शोधकर्ता वास्तविकता की सामाजिक रूप से निर्मित प्रकृति पर जोर देते हैं, और ये पर्यवेक्षक और देखे जाने वाले घटना के बीच एक करीबी संबंध को पहचानते हैं। यानी कि ये किसी न्यूमेरिकल नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि ये जो हमारी गुणात्मक चीज़ें हैं ये उनका अध्ययन करते हैं। गुणात्मक अनुसंधान मानव क्रिया और अनुभव का वर्णन और समझने के लिए एक चिंतनशील, व्याख्यात्मक और वर्णनात्मक प्रयास है। पीछे हम जितने भी मेथड पढ़े हैं वो सब डिस्क्रिप्टिव मेथड है, और अब ये उससे अलग दूसरा मेथड है हमारा क्वालिटेटिव या गुणात्मक मेथड। यह उन प्रतिभाओं के परिप्रेक्ष्य पर जोर देता है जो किसी दिए गई स्थिति से गुजर रहे हैं और इस तरह से अनुभवजन्य है, लेकिन विषय के प्रति अधिक संवेदनशील है। वास्तविकता में पोस्ट पॉजिटिविटी, नारीवाद और निर्माणवादी दृष्टिकोण से सूचित किया गया है। यह दृष्टिकोण फील्ड और थीम को पार करता है। गुणात्मक विधियों की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। पहली तो यह है कि अन्वेषक वास्तविकता के साथ संलग्न होता है और अपने दृष्टिकोण को वास्तविकता की सराहना करने के लिए एक स्थिति या सहूलियत बिंदु के रूप में स्वीकार करता है। दूसरी जो है महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है वो ये है कि ये मानवीय मूल्यों को भी मान्यता देता है। उसके बाद आता है कि ये जो प्रतिभागियों की सब्जेक्टिविटी का सम्मान करता है, यानी कि प्रतिभागियों की खुद की भावनाओं का भी ये सम्मान करता है। यह वास्तविकता की प्रकृति को गतिशील, उभरने और विकसित होने के रूप में मानता है। यह दुनिया को एक निर्माण के रूप में मानता है। उसके बाद आता है कि ये भाषा के संचार, व्याख्या और समझने के लिए केंद्रीय मानता है। तो ये कुछ गुणात्मक अनुसंधान की जो विशेषताएं थी आप इनको अच्छे से समझ लेना। गुणात्मक अनुसंधान विधियाँ जांच के तहत घटना का संबंध या मोटे विवरण प्रदान करती हैं। इन विधियों में है, अब जो कुछ विधि मैं बता रही हूँ ये सब की सब गुणात्मक विधि के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि ग्राउंडेड थ्योरी, प्रवचन विश्लेषण, साक्षात्कार, प्रतिभागी अवलोकन, केस स्टडी, फोकस समूह, नरवंश समूह या एथनोग्राफी, सहकारी जांच, कथा विश्लेषण, ऑटो नर्वस समूह या ऑटो एथनोग्राफी और वार्तालाप विश्लेषण शामिल हैं। तो ये कुछ इनके नाम हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लेना। डिस्क्रिप्टिव मेथड के नाम आप अच्छे से याद कर लेना, और इन सब को हम डिटेल में जब हम रिसर्च वाले पोर्शन को कवर करेंगे तो अच्छे से हम इनको समझेंगे। अभी एक मोटे तौर पर आपको सिसरले की बुक के अकॉर्डिंग थोड़ी जानकारी देने की कोशिश की गई है। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा लेसन कैसा लगा है। लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं उस पर। और अगर आप ये चाहते हैं कि कुछ और भी स्टडी कराऊं, या मतलब आपको कैसा लग रहा है स्टडी करने के बाद, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।